नमस्कार। क्या खरीदें क्या बेचें में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर और मार्केट्स लगातार 2 दिन से मजबूती दिखा रहे हैं और मंगलवार को तो हमने देखा मार्केट्स में नए रिकॉर्ड हाईस टच होते हुए दिखे। नई रिकॉर्ड लेवल पे क्लोजिंग भी मंगलवार को इंडियन मार्केट्स में देखने को मिली है। तो अब बाजार में आपको रणनीति कैसे बनानी है, आज बाजार में किन सेक्टर्स में किन स्टॉक्स में पैसा बन सकता है, इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट्स के हेड ऑफ रिसर्च अंशुल जैन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका मनी नाइन पर। नमस्कार संदीप जी। नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। धन्यवाद बुलाने के लिए। सर मंगलवार को हमने देखा कि मार्केट्स में एक बार फिर से रिकॉर्ड हाईज बनते हुए दिखे हैं। तो पहले जरा मंगलवार का बाजार कैसा रहा है उसके थोड़े से डिटेल्स में आपके सामने रख देता हूं, फिर उनसे बातचीत करेंगे कि आज के बाजार की कैसे तैयारी करनी चाहिए। हमने देखा कि मार्केट्स में दूसरे दिन लगातार तेजी देखने को मिली। निफ्टी करीब 200 अंक, सेंसेक्स 700 अंकों से ज़्यादा और बैंक निफ्टी भी 900 अंकों से ज़्यादा की तेजी लेकर बंद हुए। नए रिकॉर्ड हाईज बनते हुए दिखे। निफ्टी ने 23,754.15 का नया रिकॉर्ड हाई छुआ। क्लोजिंग भी 23,700 के ऊपर देखने को मिली। सेंसेक्स ने दिन के दौरान पहली बार 78,000 का जो लेवल है उसको पार किया और इनफैक्ट क्लोजिंग भी उस लेवल के ऊपर ही होती हुई दिखी। तो ये एक नया कीर्तिमान है जो कि इंडियन मार्केट्स में बनता हुआ दिखा है। दिन के दौरान बैंक निफ्टी ने 52,746.50 का नया रिकॉर्ड हाई बनाया। तो इंटरडे में एक समय 1,000 अंकों से ज़्यादा की तेज़ी भी बैंक निफ्टी में देखने को मिल रही थी। इसके अलावा भी अगर आप देखें तो एडवांस डिक्लाइन जो है वो बाजार के हक में नहीं थी, यानी कि एनएसई पर 1,347 शेयर गिरने वाले थे और उसके सामने केवल 1,100 शेयर ऐसे थे जो कि चढ़ रहे थे। तो एडवांस डिक्लाइन आप देखेंगे तो बाजार में जो गिरने वाले शेयर हैं उनकी तरफ थी, लेकिन उसके बावजूद भी बाजार में नए रिकॉर्ड हाइस बनते हुए दिखे हैं क्योंकि ब्रॉडर मार्केट्स पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स आप देखिए लाल निशान में बंद होते हुए दिखे हैं, बावजूद इसके कि बाजार में नए रिकॉर्ड हाइस बनते हुए दिख रहे थे। अब कुछ टॉप गेनर या लूजर्स की बात करें तो श्रीराम फाइनेंस, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक ये निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल थे। इसमें एचडीएफसी बैंक को भी आप शामिल कर सकते हैं। टॉप लूजर्स की बात करें तो इसमें बीपीसीएल, आयशर मोटर्स, पावर ग्रिड और उसके साथ साथ एशियन पेंट्स, इसको भी आप लूजर्स की लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। अगर आप वायदा बाजार की ओर देखें तो अपोलो टायर्स, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, सिटी यूनियन बैंक और उसके साथ साथ श्रीराम फाइनेंस जो कि निफ्टी का हिस्सा भी है, ये वायदा बाजार के टॉप गेनर्स की सूची में थे। और लूजर्स की बात करेंगे तो आपको यूबीएल यानी कि यूनाइटेड ब्रेवरीज लिमिटेड, ओबरॉय रियल्टी, नवीन फ्लोरिन और उसके साथ साथ वेदांता, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि आपको गिरने वाले शेयरों की सूची में सबसे ऊपर नजर आएंगे जहां तक वायदा बाजार की बात है। इंडिया विक्स में भी आप देखें तो करीब करीब 2% के आसपास के उछाल के साथ क्लोजिंग देखने को मिली है। तो नो डाउट मार्केट में नए हाइज बनते हुए दिखे हैं, लेकिन इंडिया विक्स उछला है और उसके साथ साथ ब्रॉडर मार्केट्स ये पार्टिसिपेट नहीं करते हुए दिखे हैं। दोनों जो मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स हैं वो लाल निशान के साथ बंद होते हुए दिखे हैं। अब इसके मायने क्या हैं? बाजार एक तरफ रिकॉर्ड हाई बना रहा है, ब्रॉडर मार्केट्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो अब आज के लिए और इस हफ्ते के लिए तैयारी कैसे करनी है उस पर बातचीत करेंगे, लेकिन पहले जरा ये समझ लेते हैं कि सर निफ्टी में ये जो 23,700 के ऊपर और कितनी तेजी आपको नजर आ रही है, क्योंकि मार्केट लगातार हम देख रहे हैं कि स्ट्रेंथ के साथ ही कारोबार करता हुआ दिख रहा है। देखिए संदीप जी, टारगेट मेरा 23,700 था। आप ही के चैनल पे लगभग 3-4 अपीयरेंस में मैंने बहुत क्लियरली बोला था 23,700 750 मेरा टारगेट है और ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से मार्केट एग्जॉस्टेड लग रहा है। देखिए इंडेक्स में स्ट्रेंथ है, लेकिन अगर ब्रॉडर मार्केट देखें तो वहाँ पे बहुत हद तक वीकनेस है। अब ये वीकनेस क्यों है और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, अगर ये आप ब्रेडशीट पे देखेंगे या ब्रेड इंडिकेटर्स पे देखेंगे तो बहुत क्लियर होगा। 23,400 से इंडेक्स ने रैली की है, 23,750 पे हम आ चुके हैं। अगर ये स्ट्रेंथ है और रैली स्ट्रेंथ बेस्ड रैली होती तो जो ब्रॉडर मार्केट था वहां पे ब्रेड काफी अच्छी होती। लेकिन 23,400 पे 92% स्टॉक्स ऐसे थे जो अपने 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर थे। आपको ही पता है मोमेंटम का मतलब ये है कि स्टॉक्स 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करें। 23,400 पे 92% स्टॉक्स ऐसे थे जो 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर थे। वहां से हम 23,720 750 तक आ गए हैं और केवल 68% स्टॉक्स ऐसे हैं जो अपने 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है। यानी मार्केट 300 पॉइंट 350 पॉइंट बढ़ी है निफ्टी, लेकिन ब्रेड्थ जो है 92% से 68% आ गई है। तो ये काफी सीरियस डेंट है। ब्रॉडर मार्केट में ये काफी हद तक डेंट है। तो यहाँ पे इंडेक्स की जो स्ट्रेंथ है वो केवल कुछ सेलेक्ट लार्ज कैप नेम्स की वजह से लास्ट लेग ऑफ रैली आई है। बट ब्रॉडर मार्केट में थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर हावी है, प्रॉफिट बुकिंग्स हो रही हैं और मार्केट और जो है सेलिंग प्रेशर नीचे की तरफ थोड़ा सा हावी होता हुआ दिख रहा है। और एफआईआई के डेटा को अगर रीड करें तो एफआईआई डेटा में बहुत क्लोजली ट्रैक करता हूँ और उसके बेसिस पे
टॉप्स और बॉटम प्रिडिक्ट करता हूँ। नेट बेसिस पे फ्यूचर प्लस ऑप्शन पे देखें तो 1,40,000 कॉन्ट्रैक्ट पे हम ओवरबॉट मानते हैं और 1,40,000 कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर FII नेट लॉन्ग है। और केवल इंडेक्स फ्यूचर्स की बात करें तो यहाँ भी 1,20,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग होते हैं तो हम ओवरबॉट मान लेते हैं। 1,19,000 कॉन्ट्रैक्ट समथिंग लॉन्ग है तो FII भी अब ओवरबॉट टेरिटरी में है। यहाँ से 100 पॉइंट की और मूव मिल सकती है, बट उसके बाद मार्केट एक्सट्रीमली ओवरबॉट हो जाएगा और करेक्शन की यहाँ पे रिक्वायरमेंट काफी बढ़ जाएगी। और करेक्शन आता हुआ भी दिखना चाहिए। 23,500 पहला लेवल रहेगा, 23,100 दूसरा लेवल रहेगा। तो अगेन 21,800 पे मैं जो कह रहा था कि नीचे जाने जगह कम है, ऊपर जाने काफी जगह है। 1,800 पॉइंट हम रैली कर चुके हैं, यहाँ से ऊपर जाने 100-150 पॉइंट है, नीचे आने 500 से 600 पॉइंट है। तो यहाँ पे लॉन्ग्स को एक्सट्रीमली कॉशियस रहना चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए मिड कैप स्मॉल कैप्स में। तो ऊपर में 23,500 और नीचे में 23,100। नहीं, ऊपर में 23,750 हम आ गए हैं, 23,800 23,900 तक की रैली हो सकती है। बट नीचे आने के लिए 23,100 मेरा टारगेट है, 23,500 पे एक सपोर्ट है। 23,500 पे आप सपोर्ट कह रहे हैं, ठीक है। तो मार्केट्स में 100-150 पॉइंट की और यहाँ से गुंजाइश नज़र आती है, ऊपर में जा सकता है। लेकिन जैसे ही 100-150 पॉइंट और ऊपर जाएगा तो यहाँ से ओवरबॉट, एक्सट्रीमली ओवरबॉट हो जाएगा, तो फिर एक बाजार में गिरावट या तो फिर एक मुनाफा वसूली, एक हेल्दी करेक्शन की बहुत बड़ी ज़रूरत पड़ती हुई दिखेगी। सर, आपने ये निफ्टी का जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था उसमें आपने ब्रॉडर मार्केट्स की बात कर ही ली है, लेकिन फिर भी मार्केट एक तरफ रिकॉर्ड हाई बना रहा है, दूसरी तरफ स्मॉल कैप मिड कैप में ये जो प्रॉफिट बुकिंग हो रही है या जो प्रेशर देखने को मिल रहा है, इससे क्या संकेत मिल रहे हैं? क्या ये थोड़ी चिंता बढ़ाने वाली बात है कि ब्रॉडर मार्केट्स पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, लेकिन उसके साथ उसके बावजूद लार्ज कैप्स या फिर जो ब्रॉडर फ्रंटलाइन इंडाइसिस हैं वो रिकॉर्ड हाइज बनाए जा रहे हैं? देखिए संदीप जी, इसको इस तरीके से देखना चाहिए कि बहुत तेजी से चलती हुई गाड़ी में पेट्रोल खत्म हुआ है तो गाड़ी वहीं नहीं रुकती है, थोड़ा सा आगे जाके रुकती है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी थोड़ा सा आगे निकले, लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स नीचे की तरफ आ रहा है। 92% से ब्रेथ सड़क के 68% आना, ये शो कर रहा है कि ब्रॉडर स्पेस में सेलिंग दिख रही है। अगर आप यहाँ से पार्टिसिपेट करना भी चाहते हैं मिड कैप स्मॉल कैप्स में, तो केवल उन्हीं स्टॉक्स में पार्टिसिपेट कीजिए जो निफ्टी को एटलीस्ट 1.5 टाइम से आउट परफॉर्म कर रहा हो। अगर उससे कम कोई भी स्टॉक है तो वहां पे स्ट्रेंथ नहीं है, वहां पे सेलिंग अगर आती है ब्रॉडर इंडेक्स में तो वो स्टॉक्स 20-30% बहुत तेजी से नीचे आएंगे। तो अगर रिलेटिव स्ट्रेंथ है तो वहां पे थोड़ा सा लॉन्ग होल्ड कर सकते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। बट अगर रिलेटिव वीकनेस है या एट पार भी है मार्केट के साथ तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए, क्योंकि ये इनिशियल साइन है कि मार्केट एग्जॉस्ट हो रहा है। इंडेक्स को पलटने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट ब्रॉडर मार्केट यहाँ से क्लियर है कि पलट चुका है। और उसका इंडिकेशन आपको ब्रेड में दिख रहा है जो 92% से डिटरेट होके 68% पे आके खड़ी है। तो आप कह रहे हैं कि मिड कैप स्मॉल कैप जो निफ्टी को 1.5 टाइम से आउट परफॉर्म कर रहे हैं, निफ्टी से बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, उससे ज़्यादा रिटर्न दे रहे हैं, केवल उनमें खरीदारी करें। जो बाकी हैं वो लगार्ड्स हैं और वो इंडेक्स से पहले करेक्ट हो जाएंगे और कभी भी 10-20% का मूव आ जाएगा। बिल्कुल संदीप जी, मैं यही कह रहा हूँ कि अगर आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स हैं तो ही होल्ड कीजिए, नहीं तो इमीडिएटली प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए, या अगर लॉस हो रहा है तो उसको बहुत जल्दी से बुक कर लीजिए, क्योंकि लॉस मेकिंग स्टॉक अगर थोड़ा सा भी करेक्शन आता है तो ज्यादा तेजी से नीचे आएंगे। चलिए, तो मिड कैप स्मॉल कैप में ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है और निफ्टी के बनस्पत उनका जो परफॉर्मेंस है उसको ज़रूर ट्रैक करें। अगर वो पिछड़ रहा है तो जल्दी निकल जाएं और अगर ज़्यादा तेज़ वो चल रहे हैं तो आप चाहें तो अपनी तेज़ी की पोजीशन उनमें बना के चल सकते हैं। कुछ सेक्टर्स की बात करें तो सर, बैंकिंग में हमने देखा खासतौर पर जो प्राइवेट बैंक्स हैं, बैंक निफ्टी का परफॉर्मेंस तो आप देख ही रहे हैं, 900 अंकों से ज़्यादा की तेज़ी लेकर बंद हुआ, नई रिकॉर्ड हाई पे बंद होता हुआ दिखा है। और दिन के दौरान तो हमने देखा कि बैंक निफ्टी ने 52,746.50 का जो नया रिकॉर्ड हाई लेवल है वो भी छुआ है। तो निजी बैंक्स तो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और खासतौर पे जो फ्रंटलाइन है, एक्सिस बैंक हुआ, ICICI बैंक हुआ, HDFC बैंक हुआ, ये निफ्टी बैंक के टॉप परफॉर्मर थे, टॉप कंट्रीब्यूटर थे। और उसके साथ साथ IT शेयरों में भी एक्शन काफ़ी दमदार देखने को मिल रहा है। इन दोनों पॉकेट्स में क्या दिग्गज ही चलते रहेंगे या फिर मिड कैप IT भी जैसे परफॉर्म करने लगा है, वहाँ पे कुछ स्पेसिफिक पॉकेट्स है जहाँ पे पैसा अभी भी बन सकता है? देखिए, मैंने ये कहा कि मार्केट एग्जॉस्ट हो रहा है, लेकिन मैं ये कहने से हमेशा बच रहा हूँ कि यहाँ से आप फ्रेश शॉट्स ले लीजिए। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स बहुत तेजी से पार्टिसिपेट कर रहे हैं अपसाइड में। ICICI बैंक में अगर देखें तो यहाँ पे लगभग 7 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट आया है, 36 दिन का कप एंड पैटर्न से 1171 में 1240 इसका टारगेट है। यानी अभी ICICI बैंक में यहाँ से 40 रुपए की अपसाइड है। एक्सिस बैंक में 14 दिन का कप एंड पैटर्न ब्रेकआउट है जिसका टारगेट 1295 से 1315 है, तो एक्सिस बैंक में भी यहाँ अपसाइड है।
HDFC बैंक में भी यहाँ 30 से 40 रुपए की अपसाइड बची हुई है। तो मैं इसलिए मान के चल रहा हूँ कि मार्केट एग्जॉस्टेड है लेकिन टॉप आउट नहीं हुआ है, थोड़ा सा और अभी स्ट्रेच होगा ऑन दी अपसाइड, और वो स्ट्रेच होने की वजह बैंक निफ्टी रहेगी। तो इन स्टॉक्स में तेजी करके चल सकते हैं प्रोबेबली इस हफ्ते के लिए और अगले हफ्ते के फर्स्ट हाफ के लिए। उसके बाद मार्केट एकदम एक्सट्रीमली ओवरबॉट और एग्जॉस्टेड हो जाएगा। और मिड कैप आईटी? देखिए मिड कैप आईटी में एक अलग स्ट्रेंथ है, क्योंकि 4 महीने की कंसोलिडेशन से या पुल बैक से आईटी इंडेक्स में मूव आई है, तो मिड कैप आईटी में काफी अच्छी तेजी है। बट सेलेक्ट कोई स्टॉक ऐसा आइडेंटिफाई जिसमें पैटर्न बना हो और ब्रेकआउट आ रहा हो, वो करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि चार्ट्स थोड़े से ऑल ओवर द प्लेस हैं, टाइटली कॉन्ट्रैक्टेड कोई स्टॉक नहीं दिख रहा है। केवल एक नौकरी का स्टॉक ऐसा है जहां पे 5 से 8% की तेजी मिल सकती है। बाकी किसी स्टॉक में ऐसा कंसोलिडेशन का पैटर्न नहीं है जहां पे मैं बाई रिकमेंड कर सकूं। तो स्लो एंड स्टडी मार्केट के साथ परफॉर्म करेंगे, बट एज सच आउट परफॉर्म कर जाएंगे, ऐसा कोई पैटर्न नहीं है, तो मैं वहां बाइंग अवॉइड करके चलूंगा। प्राइवेट बैंक जो हैं उनमें थोड़ी सी तेजी दिख रही है, तो मेरी अगले हफ्ते के लिए जो बाइंग रिकमेंडेशन है वो इसी सेक्टर इसी स्पेस में है। तो लार्ज कैप आईटी में कोई स्टॉक जो आपको पसंद हो, जो आपने आइडेंटिफाई किए हो, जो चार्ट्स पे अच्छे नज़र आ रहे हो? देखिए लार्ज कैप आईटी में इन्फोसिस मुझे काफी अच्छा लग रहा है, इन्फोसिस में थोड़ी सी बाइंग की जा सकती है, बट अगेन 3 से 4% की मूव ही मिलेगी यहाँ से, 1600 रुपए तक का एक अपसाइड मिल सकता है। 8-9 दिन की कंसोलिडेशन हो चुकी है, वीकली चार्ट पे 3 टाइट क्लोजेस हैं। यहाँ से अगर ब्रेकआउट मिलता है 1550 के ऊपर तो 1600 1640 ये दो टारगेट के साथ इन्फोसिस बाई कर सकते हैं। 75% पोजिशन 1600 पे बुक करना चाहिए, और बाकी 25% 1640 के लिए रख सकते हैं। तो इन्फोसिस काफी अच्छा लग रहा है आउट ऑफ द लार्ज कैप्स। चलिए ठीक है। तो लार्ज कैप आईटी में इन्फोसिस एक ऐसा स्टॉक है जहाँ पे काफ़ी दमदार एक्शन बन सकता है, और मिड कैप आईटी में इन्फो है, जिसे हम नौकरी के नाम से भी जानते हैं, यहाँ पे आप चाहें तो खरीदारी करके चल सकते हैं। और प्राइवेट बैंक्स में तो आईसीआईसीआई बैंक में भी ब्रेकआउट है, एक्सिस बैंक में भी ब्रेकआउट है, और एचडीएफसी बैंक में भी यहाँ से 30 से 40 रुपये की और अपसाइड की गुंजाइश चार्ट्स पे नज़र आती है। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं खरीदारी, निजी बैंक। और ये हुई बात आईटी की। दो सेक्टर्स जो कि आज लगाड़ थे सर, माफ़ कीजिए मंगलवार को, वो है मेटल और रियल्टी शेयर। इनमें सुस्त कारोबार हो रहा था, दोनों ही टॉप लूजर्स की कैटेगरी में थे। तो ये जो काफ़ी दिनों की तेज़ी के बाद मेटल और रियल्टी शेयरों में जो गिरावट हुई है, क्या इसमें खरीदारी करने के मौके आपको नज़र आ रहे हैं या इनसे दूर ही रहना चाहिए? देखिए मेटल इंडेक्स में अगर देखें तो जो इलेक्शन का रिजल्ट आया था उसके हाई को ये क्रॉस नहीं कर पा रहा है। वही प्रीवियस मंथ हाई भी है, वही हाई भी है, तो 10,050 के ऊपर अगर मेटल इंडेक्स निकलता है तो मेटल स्टॉक्स में तेजी बनेगी। बाकी जिस हिसाब से इंडेक्स का पैटर्न है एग्जॉस्टिंग और थोड़ा सा करेक्टिव दिख रहा है 9,000 तक के लिए, तो 700-800 पॉइंट अगर इंडेक्स नीचे आता है तो लगभग सारे स्टॉक्स भी करेक्ट होते हुए दिखेंगे। तो मुझे मेटल्स में बहुत ज्यादा यहाँ से तेजी नहीं लग रही है, बट एज सच कोई शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं है। लॉन्ग्स अगर हैं तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। पुल बैक आता हुआ दिखेगा ब्रॉडर अप ट्रेंड में, इंडेक्स में 9,000 9,050 तक का डाउन मूव है, तो सारे मिडिल काउंटर्स प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखेंगे। बट कोई एग्रेसिव शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी अगर खोजेंगे तो वो मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है यहाँ पे। और रियल्टी में सर? देखिए रियलिटी में कुछ कुछ पॉकेट्स हैं जहां पे तेजी है। सनटेक रियलिटी लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था मिड कैप वाले काउंटर्स में, वहां से ऑलरेडी 12-13% की मूव आ चुकी है सनटेक रियलिटी में। यहाँ भी तेजी है, अभी 740-750 तक ये स्टॉक जा सकता है। एक एनसीसी और एनबीसीसी है, इन दो स्टॉक्स में तेजी लग रही है। एचसीसी में तेजी लग रही है। तो ये सेलेक्ट 4-5 काउंटर्स हैं जहां पहले से मार्केट को आउट परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं। वही 4-5 काउंटर्स आगे भी तेजी में बने रहेंगे। तो एनबीसीसी में 17 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट है, तो यहाँ से 174-175 तक जा सकता है। एचसीसी हमने स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं, हमने अपने क्लाइंट्स को बाई दिया था, प्रॉफिट्स में भी हैं। यहाँ पे भी हमको यहाँ से कम 64 रुपीज तक की अपमूव लग रही है। बट अगेन टॉपिक हमारा सेंटेक रियलिटी है, तो ये 4-5 काउंटर जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं मार्केट को, इनमें फ्रेश बाइंग की जा सकती है। बाकी सारे स्टॉक्स में थोड़ी सी साइडवेज और प्रॉफिट बुकिंग काइंड ऑफ सिचुएशन दिख रही है, तो अवॉइड करना चाहिए। दो स्टॉक्स सर मैं आपसे जानना चाहूँगा रियल्टी स्पेस से, जो कि मंगलवार के बाजार में टॉप लूजर्स थे, मतलब गिरने वाले शेयरों में सबसे ऊपर थे रियल्टी स्पेस में। एक है मैक्रोटेक डेवलपर्स और दूसरा है ओबरॉय रियल्टी। इन दोनों शेयरों के चार्ट्स अगर आप देख के बता पाएँ कि क्या करना चाहिए? देखिए माइक्रोटेक डेवलपर्स जो लोडा के नाम से आता है, यहाँ पे जो करेक्टिव ट्रेंड की मैं बात कर रहा था, ये करेक्शन स्टार्ट हुआ है। वीकली चार्ट पे 1396 पे सपोर्ट है, तो ये करेक्टिव ट्रेंड 1396 तक आ सकता है। वही प्रीवियस मंथ हाई भी है और वीकली चार्ट पे वहीं पे
रिट्रेसमेंट आना बाकी है, तो ये थोड़ा सा वीक लग रहा है। 1396 इमीडिएट टारगेट रहेगा। ओबराय रियल्टी में भी 15 दिन की कंसोलिडेशन से नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दिया है, तो यहाँ भी स्विंग लो 1590 पे है। स्टॉक लगभग 1600 रुपए तक नीचे आ सकता है, तो 200 250 रुपए की डाउन मूव है। दोनों स्टॉक अगर आपके पास लॉन्ग है तो इमीडिएट एग्जिट करना चाहिए, और इसी स्पेस में रहना है तो सनटेक रियलिटी और एचसीसी में अभी मूव बचा हुआ है, वहां पे अपनी कैपिटल शिफ्ट करेंगे तो कैपिटल एप्रिसिएशन मिल सकता है। तो अगर आपके पास ओबरॉय रियल्टी में पोजीशन खड़ी है तो आप तुरंत प्रभाव से इससे निकल सकते हैं। सनटेक रियल्टी और एचसीसी दो ऐसे स्टॉक्स हैं रियल्टी स्पेस में जहां पे आप खरीदारी कर सकते हैं। यहां पे मुनाफा होने की गुंजाइश ज़्यादा नज़र आती है। स्टॉक्स चार्ट्स पे भी काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। अब बात करते हैं आज की कि आज तैयारी कैसे करनी है, आज किन सेक्टर्स में किन शेयरों में पैसा बनता हुआ दिखेगा, बाजार में फोकस कैसे करना है। निफ्टी की अगर हम बात करें सर, तो पहले निफ्टी का एक ट्रेड दे दीजिए कि निफ्टी को गिरावट पर खरीदें या फिर उछाल पर बेचें, आपकी क्या राय होगी? देखिए, अभी तो ऐसी कोई बेरिशनेस नहीं है, हालांकि एग्जॉस्टेड लग रहा है लेकिन बेरिशनेस नहीं है। तो मैं ये कहूंगा कि जो प्रीवियस हाई था, स्विंग हाई, जहां से आज के सेशन में ब्रेकआउट आया है 23,662, यहाँ तक डिप मिलती है तो एक बार लॉन्ग करना चाहिए। 23,800 820 तक का टारगेट मिल सकता है इंट्राडे में। लेकिन अगर हम 23,650 के नीचे सस्टेन करते हैं तो फिर लॉन्ग्स जो हैं, जो लेट लॉन्ग्स हैं, वो ट्रैप हो जाएंगे, तब आपको शॉर्ट कंसिडर करना चाहिए विद अ टारगेट ऑफ 23,540। बट बायस अभी भी ऊपर का है, तो 660 के अराउंड डिप मिलता है तो लॉन्ग ही करना चाहिए 800 820 का टारगेट लेते हुए। ओके, ठीक है। ये तो बात हुई निफ्टी की, क्योंकि अभी भी कोई शॉर्ट बनाने की यहाँ पे गुंजाइश तो नज़र नहीं आ रही, लेकिन इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हैं जैसे आपको सर बता भी रहे हैं। वायदा बाजार के गेनर्स की बात करें सर, तो मंगलवार को हमने देखा कि अपोलो टायर्स, एलआईसी हाउसिंग, श्रीराम फाइनेंस, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो कि वायदा बाजार के टॉप गेनर्स की सूची में शामिल थे। इन शेयरों के चार्ट क्या बता रहे हैं सर? क्या इनमें अभी भी खरीदारी करने का दमखम बचा है, अपसाइड और गुंजाइश बचती है? देखिए, खरीदारी के लिए थोड़ा सा एफ एंड स्पेस में बहुत सारी चीजें ओवर हीटेड हैं, तो बहुत सेलेक्ट काउंटर्स में बाइंग करना चाहिए। जैसे प्राइवेट बैंक हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। इसके अलावा थोड़ा सा एलएनटी का स्टॉक है, जहां पे आज के सेशन में एक बेयर ट्रैप बना है, तो यहाँ पे थोड़ा सा पुल बैक आ सकता है ऊपर में 3649 तक। मॉर्निंग तक ऐसा लग रहा था कि ये ब्रेक डाउन दे देगा, काफी शॉर्ट्स भी इनिशिएट हुए हैं, लेकिन क्लोजिंग आते आते स्टॉक ने रिकवरी देके डे हाई पे क्लोज किया है। तो यहाँ से एक पुल बैक 3640 3650 की जोन तक आ सकती है, इसमें कुछ हद तक बाइंग कर सकते हैं। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडस टावर में है, यहाँ पे एक बाइंग की जा सकती है 353 तक के लिए। स्टॉप लॉस 340 के अराउंड बनेगा। तो ये दो काउंटर्स हैं जहाँ पे थोड़ी सी बाइंग देखने के लिए मिल रही है। बाकी अपोलो टायर्स में रिन्यूड और कंटिन्यूस स्ट्रेंथ है, तो वहां पे भी एक हल्की सी बाइंग देख सकते हैं। बट एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में एज सच कोई ट्रेड मेरे को दिख नहीं रहा अच्छा, एलएनटी के अलावा आपने दूसरा क्या स्टॉक बताया सर? है। इंडस टावर। इंडस टावर्स, ओके। तो वायदा बाजार में एक तो एलएनटी हुआ और दूसरा इंडस टावर्स, जहाँ पे आप चाहें तो नई जो फ्रेश खरीदारी की पोजीशंस हैं वो इन दोनों स्टॉक्स में खड़ी करके चल सकते हैं। लूजर्स की बात करें तो यूनाइटेड ब्रेवरीज और उसके साथ साथ ओबरॉय रियल्टी, जिसकी हमने बात कर ली, और नवीन फ्लोरिन थे जो कि वायदा बाजार के गिरने वाले शेयरों की सूची में सबसे ऊपर नज़र आ रहे थे। और अगर हम वायदा बाजार के लूजर्स की बात करें तो इसमें वेदांता भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि ओबरॉय रियल्टी की हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं। तो यूबीएल, वेदांता और नवीन फ्लोरिन, क्या इनके चार्ट्स में अब वीकनेस दिखने लगी है? क्योंकि वेदांता इन पर्टिकुलर अगर हम बात करें सर, तो 500 रुपये के ऊपर का इसका 52 वीक हाई था, वहाँ से ये रिट्रेस हुआ है। कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल जो स्टॉक ने तोड़ा हो? देखिए, वेदांता में फिलहाल पुल बैक आ रहा है और ये अपने सपोर्ट जोन पे आया है जो प्लेस्ड है 450 के अराउंड। बट जिस हिसाब से ये सेलिंग के साथ आया है, जो वॉल्यूम्स हैं वो थोड़े से हाई हैं, तो थोड़ा सा डाउट यहाँ पे आ रहा है कि 450 होल्ड होगा या नहीं। तो 450 के अराउंड अगर रिजेक्शन बनता है तो एक बार बाइंग ट्राई कर सकते हैं 446 के स्टॉप लॉस से, बट ऑन रिजेक्शन कैंडल ओनली, क्योंकि बहुत लाइकलीहुड है, मतलब 50-50 के चांसेस हैं कि ये स्लाइस थ्रू करते हुए नीचे निकल जाएगा, 50% चांस है कि ये रिजेक्शन बार बनाएगा। तो जब 50-50 के चांस होते हैं तो बेटर होता है कि अवॉइड कर देना, जब तक क्लैरिटी ना आ जाए तब तक ट्रेड ना करें। तो मैं इसको अवॉइड की कैटेगरी में ज्यादा रखूंगा बजाय ट्रेड फाइंड करने के। यूबीएल में जरूर क्लियर ब्रेकडाउन है, पुल बैक, फ्लैगिश पैटर्न में पुल बैक आ रहा था, आज के सेशन में ब्रेकडाउन दे दिया है, तो एंटिसिपेशन वाले लॉन्ग स्ट्रैप हैं, यहाँ पे नीचे 1920 तक का डाउन मूव आ सकता है। और नवीन फ्लोरिन जो लास्ट स्टॉक आपने बोला है, ये ब्रेकआउट आया था स्टॉक में 2 महीने के हाई के ऊपर 3450 के अराउंड, ये पुल बैक वहीं तक आ रहा है, तो 3450 के अराउंड तक नीचे आएगा, वहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए।
ओके, तो नवीन फ्लोरिन में डाउनसाइड में खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। वेदांता में 450 का जो लेवल है वो एक 50-50 है कि यहाँ से नीचे की ओर जाएगा या ऊपर की ओर जाएगा। सर आपने ये तो बता दिया कि फ्रेश पोजीशन वेदांता में लेनी है नहीं लेनी है, जिनके पास रखा हुआ है उनके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए? क्या वो भी 446 का स्टॉप लॉस लगा के बने रहे? देखिए बिल्कुल 446 के नीचे इसमें बड़ा ब्रेकडाउन आता हुआ दिखेगा, एक 8-9% की डाउन साइड आ सकती है स्टॉक में, क्योंकि चला भी स्टॉक बहुत है, लगभग 285 से नॉन स्टॉप चला है। तो करेक्शन थोड़ा सा डीपर रहेगा, तो 446 के नीचे तो स्टॉक में लॉन्ग रहना काफी दिक्कत भरा हो जाएगा, क्योंकि 8-9% की डाउन साइड ये दिखा सकता है। तो 446 आप या तो इंट्राडे बेसिस पे लगा लीजिए, या अगर थोड़ा सा आप एग्रेसिव हैं और क्लोजिंग तक वेट कर सकते हैं तो 446 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस ले लीजिए। लेकिन 446 के नीचे अगर ये सस्टेन करता है तो फिर क्लियरली एग्जिट कर लेना चाहिए। वेदांता में सर इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि जैसे आपने कहा कि इसमें रनअप बहुत ज़्यादा मजबूत देखने को मिला है, तो कई सारे लोग हैं जिसमें जिनको फोमो जैसी सिचुएशन हो रही है, मिस आउट कर चुके हैं, तो दोबारा एंटर करने के लिए इसमें वेट कर रहे हैं। तो 505 या 506 का हाई बनाने के बाद अभी अगर 450 के आसपास मिल रहा है तो कोई भी सोचेगा कि यहाँ पे अच्छी खासी 10% के आसपास की करेक्शन होगी, तो क्या इसमें एंटर कर लेना चाहिए? मैं केवल उन्हीं के लिए ये सवाल पूछा था क्योंकि रनअप बहुत शार्प हुआ था, तो वो करेक्शन भी आप देखिए ज़्यादा वॉल्यूम्स के साथ इसमें देखने को मिल रहा है। तो 446 का जो लेवल है उसको आपको बहुत कीनली वॉच करना है, चाहे इंटरडे बेसिस पे चाहे क्लोजिंग बेसिस पे। अगर आपको फ्रेश पोजीशन बनानी भी है तो इस लेवल को ज़रूर ध्यान में रखिए, उसके बाद ही कोई भी पोजीशन क्रिएट कीजिए। BSE 500 के अगर हम स्टॉक्स की बात करें सर, उसमें टॉप गेनर्स में एक तो अमरा राजा था, 20% का अपर सर्किट भी लगा इस स्टॉक में। इन्होंने एक स्लोवाकिया की कंपनी जिसके साथ करार किया, जिस वजह से इसमें एक रिकॉर्ड हाई लेवल्स बनते हुए दिखे। गोदरेज एग्रोवेट, वेल्सपन कॉप और पतंजलि फूड्स, ये कुछ ऐसे शेयर हैं जो कि दमदार एक्शन दिखा रहे थे मार्केट के साथ साथ। इन शेयरों में कोई ऐसा स्टॉक जो आपको पसंद आ रहा हो सर? देखिए संदीप जी, हमने अपने क्लाइंट्स को गोदरेज एग्रो रिकमेंड किया था 5 दिन पहले, जब इसमें 596 पे ब्रेकआउट आ रहा था। इसमें 112 दिन का एक पूरा राउंडिंग बॉटम बना था, जहाँ से प्रीवियस मंथ हाई के ऊपर ब्रेकआउट आया था, जिसका टारगेट लगभग 790 रुपए के आसपास है। 595 का ब्रेकआउट है, 790 का टारगेट है, फिलहाल 674 तक आया है। तो इसमें कहीं भी डिप मिल जाती है 555 के राउंड, तो यहाँ पे लॉन्ग कर सकते हैं। ऊपर में जो टारगेट बनेगा 760 से 790 की जोन में, टारगेट 790 का है, लेकिन एक फिबोनाची एक्सटेंशन का रेजिस्टेंस 760 पे आएगा। तो 760 और 790 ये दो टारगेट के साथ इसको ले सकते हैं। दूसरा अमर राजा बैटरी जो आपने डिस्कस किया, वहाँ पे शॉर्ट टर्म में रनअप काफी स्ट्रांग है, लेकिन 104 हफ्ते का इसमें 104 महीने का इसमें ब्रेकआउट आया है 1080 पे, जिसका टारगेट लगभग 2200 रुपये आता है। तो स्टॉक में अभी मिडवे है, यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन और 1-2 महीने की अब यहाँ पे कंसोलिडेशन हो सकती है, बट इवेंचुअली ये 2200 की तरफ बढ़ रहा है। तो शॉर्ट टर्म में अवॉइड रहेगा, बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो 2200 के लिए आप प्ले कर सकते हैं। जो फ्रेश भी खरीदारी कर सकते हैं जो अप मूव आया आज उसके बाद? नहीं, यहाँ पे आज 20% सर्किट में लॉक था, तो यहाँ पे फ्रेश बाइंग तो रिकमेंडेड नहीं रहेगी। डिप्स पे कहीं भी 1400 1450 इस रेंज में अगर मिल जाता है, एक शार्प डिप कहीं भी इंटरडे में मिलती है, तो वहां पे बाइंग जरूर बनेगा। तो अमर राजा में लंबी अवधि के जो अल्ट्रा लॉन्ग टर्म टारगेट्स हैं वो 2200 रुपये के बनते हुए आ रहे हैं, लेकिन इसमें शॉर्ट टर्म के लिए अवॉइड है। 1400 1450 ये लेवल्स हैं जहाँ पे आप चाहे तो इसमें फ्रेश खरीदारी करके चल सकते हैं। लेकिन सर आज के लिए कुछ स्टॉक या सेक्टर्स जो कि आप रिकमेंड करना चाहेंगे जहाँ पे बाइंग पोजीशन बनाई जा सकती हो या फिर शॉर्ट्स भी क्रिएट किए जा सकते हो? देखिए संदीप जी, हमने अपने क्लाइंट्स को जो रिकमेंड किया है वो है एसएमएस फार्मा, क्योंकि अगर मार्केट में थोड़ा सा भी करेक्शन आता है तो डिफेंसिव में मिड कैप फार्मा अच्छी तेजी से चलेंगे। और एसएमएस फार्मा में 48 डेज का कपनल पैटर्न ब्रेकआउट है, 2 दिन में रीटेस्ट हुआ है, आज थर्ड डे ऑफ कंसोलिडेशन था। यहाँ पे फ्रेश बाइंग की जा सकती है। स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पे 211 रुपए का रहेगा, और टारगेट समवेयर अराउंड 290 294 तक के आएंगे। दूसरा स्टॉक जो हम अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड कर रहे हैं वो है सनटेक रियलिटी। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, यहाँ भी टारगेट हमको काफी अच्छे 740 तक के टारगेट्स दिख रहे हैं। यहाँ भी 27 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट हुआ है, केवल 2 वीक की रैली हुई है। एटलीस्ट 5 वीक्स की नॉन स्टॉप रैली होनी चाहिए, उसके बाद करेक्ट कंसोलिडेशन आएगा। तो अभी यहाँ से 2 से 3 हफ्ते स्टॉक और रैली कर सकता है। तो ये दो स्टॉक्स हम अपने क्लाइंट्स को मिड कैप कैटेगरी में रिकमेंड कर रहे हैं। सनटेक रियल्टी की सर अगर आप मुझे टारगेट और स्टॉप लॉस दोबारा दे दें एक बार। देखिए सनटेक रियलिटी का टारगेट रहेगा 2 से 3 हफ्ते का 740 से 750 का। और अब यहाँ से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो लेना चाहिए वो 555 का क्लोजिंग बेसिस पे रहेगा। अच्छा, तो इन दोनों स्टॉक्स में क्या वो लेके चलना है सर ड्यूरेशन?
देखिए 2 से 3 हफ्ते का ड्यूरेशन लेके चलना चाहिए, इसमें फुल पोटेंशियल जो अपसाइड टारगेट आने हैं वो आ जाएंगे। उसके पहले भी अगर कोई निकलना चाहे तो निकल सकता है, बट मेरा सजेशन ये रहेगा कि 3 हफ्ते के लिए होल्ड कीजिए, आपको टारगेट्स अचीव होते हुए दिखेंगे। चलिए, तो 2 से 3 हफ्ते में अगर आप एसएमएस फार्मा को खरीदते हैं तो 292 294 तक के टारगेट्स हैं, 211 रुपये का आपको स्टॉप लॉस रखना है। और दूसरी ओर सनटेक रियल्टी, जो कि पिछली बार भी हमें जैन साहब ने बताया था जब हमारे साथ जुड़े थे शो में, तो इसमें अभी भी उनकी व्यू बरकरार है। 740 750 ये अगला टारगेट है अब, और 550 रुपये का आपको इसमें स्टॉप लॉस रखना होगा। 2 से 3 हफ्ते का व्यू लेके चलें एसएमएस फार्मा और सनटेक रियल्टी की जहाँ तक बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आज हमारे साथ सुबह सुबह जुड़ने के लिए और मार्केट्स पे अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए। इससे पहले हम आपसे विदा लें, कोई डिस्क्लोजर जो आप शेयर करना चाहेंगे सर? देखिए जितने स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में कोई भी नहीं है, लेकिन हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किए हैं, या अगर ब्रेकआउट जोन के आसपास हैं तो हम अपने क्लाइंट्स को ब्रेकआउट पे रिकमेंड करेंगे। एज ए ब्रोकिंग हाउस हमें अपने क्लाइंट्स को ट्रेडिंग एडवाइस देनी होती है, तो लगभग सारे स्टॉक्स मेरे इंटरेस्ट में हैं, और एज एंड व्हेन जब ब्रेकआउट आएगा तो हम अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करेंगे। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय हमारे साथ शेयर करने के लिए। धन्यवाद सर। तो मार्केट्स में 100 से 150 पॉइंट के आसपास के और गेंस देखने को मिल सकते हैं, जहां पे जाके मार्केट थोड़ा सा अटक सकता है, थोड़ा थक सकता है, लेकिन अभी भी शॉर्ट कर लेना चाहिए। हायर लेवल्स पे शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट करनी चाहिए, ऐसी कोई राय फिलहाल निकल के सामने नहीं आ रही। लेकिन हाँ, जो ब्रॉडर मार्केट्स हैं, मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स हैं, वहाँ पे जरूर थकावट के जो संकेत हैं वो साफ तौर पे देखने को मिल रहे हैं। अंशुल जैन जी हमारे साथ जुड़े थे और उन्होंने एसएमएस फार्मा और सनटेक रियल्टी 2 से 3 हफ्ते के लिए इस शेयर में खरीदारी करने के लिए हमें राय दी है। उम्मीद करते हैं आज बाजार में जो ट्रेड होगा उसमें आपको भरपूर मुनाफा होगा, आपका दिन बहुत प्रॉफिटेबल रहे। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूं। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।